मंच संचालन के लिए नरेश जी को आमंत्रित करती हूँ। हैं हमारे मंच संचालन के लिए नरेश जी को आमंत्रित करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मित्रों, हमें जिस पल का इंतजार था, मित्रों, हमारी भावनाओं को जिस स्पंदन की प्रतीक्षा थी, हमें जिस पल का इंतजार वो प्रतीक्षा मुखरित हुई। नम्र निवेदन, कृपया अपना अपना स्थान ले लीजिए। सबसे पहले हम कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम देश के उन अमर शहीदों को नमन करेंगे जिनके बलिदानों से ये देश आजाद हुआ, और आज हम फक्र से कहते हैं कि हम आजाद देश के आजाद निवासी हैं। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके नसीब में ये मुकाम आता है, और बड़ा खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। कि चुका गए जो मातृभूमि ऋण दे देकर बलिदान, चुका गए जो मातृभूमि ऋण दे देकर बलिदान, मिटे ना अब तक इस धरा से जिनके रक्त निशान, आजादी की खातिर छेड़ा जिन्होंने नित नूतन अभियान, सबसे पहले मित्रों कर लो उन अमर शहीदों को प्रणाम, उन अमर शहीदों को प्रणाम। मंच की आज्ञा लेते हुए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारत मां की वंदना करते हैं, नमन करते हैं अपने भारत भूमि को जी। और राष्ट्रगान के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करेंगे। आप सभी से बड़ा विनम्र निवेदन, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। भारत माता की। और आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति है, हमारी परंपरा और अनुशासन है कि जब भी हम इस प्रकार का कोई अनुष्ठान करते हैं, सबसे पहले हम कार्यक्रम की सफलता के लिए परमपिता परमेश्वर का आवाहन करते हैं, पावन दीप प्रज्वलित कर। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। सम्माननीय अतिथिजनों से बड़ा विनम्र निवेदन, कृपया पवित्र दीप प्रज्वलित कर आज का ये अनुष्ठान, इसका शुभारंभ आप सभी की पवित्र उपस्थिति में। विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रभो
पाणिनि कन्या महाविद्यालय की ये बालिकाएं मंत्रोच्चारण के माध्यम से हमने प्रणाम किया अपने देवों को। और जब हम देवों की बात करते हैं तो बंधुओं, मंच पर जो विराजमान सम्मानीय अतिथि होते हैं वो भी देवता तुल्य होते हैं। इसीलिए मेरी संस्कृति में कहा गया है अतिथि देवो भव। आइए मंच पर विराजमान सम्मानीय अतिथियों को हम आप सभी की ओर से नमन करेंगे। हम अपना प्यार, अपना स्नेह, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास और अपनी समर्पण की भावनाएं सम्मान्य अतिथिजनों को समर्पित करेंगे आपकी करतल ध्वनि के साथ। मंच पर विराजमान हैं हमारे अग्रज और राजभाषा के हमारे प्रेरणा स्रोत सम्माननीय गृह एवं सहकारी मंत्री श्रीमान अमित शाह जी। हम निवेदन करेंगे आज के इस कार्यक्रम की सूत्रधार राजभाषा विभाग की सचिव सुश्री अंशुली आर्या जी। कृपया हम सबकी ओर से हमारी भावनाओं को समेकित कर सम्माननीय मंत्री महोदय को समर्पित आपकी करतल ध्वनि के साथ। ये हमारी एक नई परंपरा है। पुष्प गुच्छ के स्थान पर हम साहित्य भेंट करते हैं, पुस्तक भेंट करते हैं और उसके साथ साथ एक पुष्प की कलिका भी भेंट करते हैं। हम निवेदन करते हैं राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी मंच पर विराजमान हैं, सम्माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। आइए हम आपको भी प्रणाम करते हैं आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ में। हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है राज्यसभा के उपसभापति श्रीमान हरिवंश नारायण सिंह जी। हम निवेदन करेंगे निदेशक राजभाषा विभाग श्री मोहनलाल वाधवानी जी, आप सभी का प्यार समेकित कर श्रीमान हरिवंश नारायण जी को भेंट। हमारे मध्य में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीमान डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हम निवेदन करेंगे श्रीमान वरिष्ठ तकनीकी निदेशक नागेंद्र सिंह जी, कृपया हम सभी की ओर से डॉक्टर पांडे का स्वागत और अभिवादन। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभापति श्रीमान हृदय नारायण दीक्षित जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। हम निवेदन करते हैं राजभाषा विभाग के निदेशक श्री BL मीना जी, कृपया आप हम सभी की ओर से पुष्प भेंट कर श्रीमान हृदय नारायण दीक्षित जी का स्वागत और अभिवादन। तालियां इतनी जोर से होनी चाहिए कि पुष्प की जो कलिका है वो स्वयं खिल जाए। हमारे मध्य माननीय गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी की हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। राजभाषा विभाग के निदेशक श्री आनंद कुमार जी से निवेदन है, कृपया श्री नित्यानंद राय जी का स्वागत और अभिवादन। हमारे मध्य हमारे बहुत ही स्नेही माननीय गृह राज्य मंत्री श्रीमान अजय कुमार मिश्रा जी का भी हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हम निवेदन करेंगे उप निदेशक राजभाषा श्री राजेश श्रीवास्तव जी, कृपया मिश्र जी को पुष्प भेंट कर उनका भी स्वागत। हमारे मध्य माननीय गृह राज्य मंत्री श्री निश्चित प्रामाणिक जी उपस्थित हैं। हम निवेदन करेंगे राजभाषा भारती के उप संपादक डॉक्टर धनेश द्विवेदी जी, कृपया निश्चित जी को हमारा स्नेह भेंट कर उनका स्वागत। हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हम निवेदन करते हैं उप निदेशक राजभाषा श्री कुमार पाल शर्मा जी, कृपया हम सभी की ओर से पुष्प भेंट कर माननीय सिंह साहब का स्वागत। और मित्रों, हमारे मंच पर एक ऐसा व्यक्तित्व विराजमान है जिन्होंने हिंदी की सेवा के लिए अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित किया था। अनेक पुस्तकों के आप रचयिता हैं डॉक्टर के श्रीनाथ त्रिपाठी जी, जिन्होंने हिंदी के लिए अपने जीवन को वास्तव में समर्पित किया है। हम धन्य हैं ऐसे व्यक्तित्व का सानिध्य पाकर। हम निवेदन करेंगे राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी और युवा हमारे साथी संतोष कुमार जी, कृपया आप आएँ और त्रिपाठी जी को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें और हम सभी की ओर से उनका सम्मान। मित्रों,
हमारे आंगन में जो तुलसी का पौधा होता है, हम घर से बाहर जाते समय, अंदर आते समय अपने तुलसी के पौधे को अवश्य प्रणाम करते हैं। और इस समय वर्तमान में राजभाषा विभाग की तुलसी के 2 पौधे हैं जिनको हम सचिव और संयुक्त सचिव कहते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती मंजुला सक्सेना, निदेशक राजभाषा, कृपया इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत सुश्री अंशुली आर्या जी, जो हमारी राजभाषा विभाग की सचिव हैं, उनको पुष्प भेंट कर, उनको हमारा प्यार भेंट कर उनका भी स्वागत और सम्मान इस मंच पर। हम निवेदन करेंगे श्रीमती सुष्मिता भट्टाचार्य, उपनिदेशक राजभाषा विभाग, हमारे मंच पर विराजमान, जिन्होंने ये सारी व्यवस्था को अपने निर्देशन में पूरा कराया है। हमारी राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी, कृपया आपका भी स्वागत और अभिवादन, अभिनंदन। श्रीमान जी, ये जो पुष्प की कलिका है, ये हमारा प्यार है कि फूल हंसकर कहता है जीना जिलाना सीख लो, संग कांटों के रहकर भी खिलखिलाना सीख लो दिल का लुभाना, दिल लुभाना सीख लो, और मधुरिमा अपने मन की लुटाकर सबको अपना बनाना सीख लो। डॉक्टर कुमुद शर्मा। देश और भाषा के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक आदरणीय मंच और इस सभागार में उपस्थित देश भर से पधारे समस्त हिंदी प्रेमी जन, आज हमारा देश स्वाधीनता आंदोलन का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह अवसर है स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष को याद करने का। स्वाधीनता संग्राम में हिंदी के महारथियों, हिंदी के योद्धाओं का भी महत्वपूर्ण अवदान रहा है, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ये आवाज उठाई, सब मिल बोलो एक आवाज, अपने देश में अपना राज, और ये एक आवाज हिंदी की थी। तब ये चेतना जगी कि हिंदी मात्र संप्रेषण नहीं है, हिंदी एक संस्कृति है, हिंदी एक सभ्यता है, और हिंदी के विकास का मतलब है एक संस्कृति का विकास, सभ्यता का विकास, राष्ट्र का विकास। हिंदी जातीय अस्मिता और चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम बने, हिंदी स्वाधीनता की वाणी बने, हिंदी में ही स्वराज और स्वाधीनता की आवाज लगाई गई। सांस्कृतिक परंपरा के साझेदारी में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका बनी। देश आजाद हुआ, राजभाषा का प्रश्न उठा, देश के भाषिक इतिहास, वर्तमान जरूरतों और भविष्य की आकांक्षाओं को दृष्टि में रखकर संघ की राजभाषा हिंदी बनी, और गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग संपूर्ण भारत में राजभाषा के संवैधानिक दायित्व को कैसे पहुंचाए, इसके निरंतर प्रयत्नशील रहा। और काशी की पवित्र धरती पर जो 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हो रहा है, ये भी इसी प्रयास की एक परिणति है। मैं अब राजभाषा विभाग की सचिव सुश्री अंशुली आर्या जी को आमंत्रित करती हूं कि वे स्वागत संबोधन दें और कार्यक्रम का परिचय भी दें। सुश्री अंशुली आर्या जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, कैबिनेट मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सभापति श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, पूर्व राज्यपाल माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह जी, राजभाषा की संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी, संसदीय राजभाषा समिति के सभी माननीय सदस्यगण, देश भर से इस आयोजन में पधारे हिंदी के विद्वजन, भारत सरकार के अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं,
सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य मनुभाव, देवियों और सज्जनों, आज अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन वाराणसी के आयोजन के शुभ अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। हिंदी सेवियों और दूर दूर से इस आयोजन में भागीदारी के लिए आए हिंदी के सभी विद्वानों को भी मेरा अभिवादन है। हमारा देश अपनी प्राचीन सभ्यता, भाषा और संस्कृति तथा गौरवशाली इतिहास के लिए दुनिया भर में विशिष्ट स्थान रखता है। यह भी एक सुखद संयोग है कि आज का यह आयोजन उस नगर वाराणसी में हो रहा है जो दुनिया की प्राचीनतम नगरों में से एक है। काशी की ऐसी यशस्वी धरती पर मैं देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूं कि अपनी व्यवस्थाओं के बावजूद आज के समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी की हिंदी भाषा में न केवल गहरी रुचि है और अनुराग है, बल्कि हिंदी में काम करना उनकी उच्च प्राथमिकता है। माननीय गृह मंत्री जी वास्तव में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उपसभापति उत्तर प्रदेश विधानसभा हृदय नारायण दीक्षित जी की उपस्थिति ने भी इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा दी है। हम सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ओजस्वी वक्तव्यों से और अपनी धारा प्रभा हिंदी में जनता से सीधा संवाद करते हैं और हमें राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के सभागार में उपस्थित कैबिनेट मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूं और मैं हार्दिक स्वागत करती हूं राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश नारायण जी का, जिनके उपस्थिति से आज का समारोह और अधिक गरिमामय हो गया है। महोदय, आप महानुभावों की उपस्थिति से हम अत्यंत आह्लादित हैं और इस कार्यक्रम में राजभाषा विभाग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी की उपस्थिति से हम हर्षित और गर्वित हैं। हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रति आप काफी लगाव रखते हैं। इसी प्रकार राजभाषा विभाग के सभी कार्यकलापों के लिए माननीय श्री अजय कुमार मिश्रा जी और माननीय श्री निशित प्रामाणिक जी प्रभारी राज्य मंत्री हैं। महोदय, आपके प्रभावी मार्गदर्शन और आयोजन संबंधी कार्यों की लगातार निगरानी से ही आज के कार्यक्रम का सफल आयोजन संभव हो पा रहा है। यह राजभाषा विभाग के लिए बड़े गौरव की बात है कि वर्तमान में आप मंत्रीगण इस मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। आज के इस समारोह में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। पूर्व राज्यपाल माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी की पहचान हिंदी भाषा के एक साहित्य सेवी के तौर पर है। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को समृद्ध किया है। महोदय, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम में संसदीय राजभाषा समिति के माननीय सदस्य गणों का विशेष सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। महोदया, आप सबका बहुत स्वागत है। आपकी उपस्थिति ने वास्तव में कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है। आज के इस आयोजन के शुभ अवसर पर मैं उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारीगण, संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को देख रहे सभी राजभाषा कर्मियों और देश के विभिन्न भागों से आए हिंदी सेवियों, साहित्यकारों, भाषाविदों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज के इस आयोजन में हम इतनी बड़ी संख्या में राजभाषा सेवियों को कार्यक्रम से जोड़ने में सफल रहे हैं। आज के कार्यक्रम में देश के कोने कोने से, पूर्वी भूभाग से पश्चिमी भूभाग तक तथा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों से अनेक विद्वजन हमारे सम्मेलन में शामिल हुए हैं। विभिन्न मंत्रालयों, उपक्रमों के शीर्ष नेतृत्व के अनेक पदाधिकारी आए हैं जो राजभाषा के प्रचार प्रसार से सीधे तौर पर जुड़े हैं। इस सम्मेलन में मीडिया, न्यायपालिका, हिंदी विद्वजनों और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति से राजभाषा विभाग गर्व महसूस कर रहा है। यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम इस 2 दिवसीय सम्मेलन को सफल बनाएं।
मुझे आशा है कि राजभाषा विभाग के इस प्रयास से आप विद्वजनों की सराहना मिलेगी। इस आयोजन में अनेक सत्रों के साथ साथ हिंदी भाषा के प्रकाशकों की भी भागीदारी हो रही है, जिन्होंने आज अपने स्टॉल लगाए हैं। मैं सभी प्रकाशकों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। माननीय मंचाधीन अतिथियों द्वारा आज यहाँ एक स्मारिका का भी विमोचन किया जाएगा। मैं उन विद्वानों का भी अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित स्मारिका के लिए अपने लेख हमें उपलब्ध कराए हैं। अंत में आज और कल विभिन्न सत्रों में हिंदी के जो विद्वान अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे, उन सब विद्वानों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मानजनक है और सबके लिए प्रेरणादायक है। इस प्रकार के आयोजनों से राजभाषा हिंदी को बल मिलता है और शनय शनय राजभाषा हिंदी पुष्पित पल्लवित होती रही है। मैं एक बार पुनः मंचासीन विशिष्ट अतिथियों और आप सबका अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन वाराणसी में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यदि कोई त्रुटि रह गई हो, क्योंकि ये एक अपने तरह का अनोखा आयोजन हुआ है, तो मुझे आशा है आप उसको क्षमा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजभाषा। मित्रों, मंच की परंपरा होती है अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए अतिथिजनों को नमन करना। आप सभी के श्रद्धा भावों को हमारी राजभाषा विभाग की सचिव सुश्री अंशुली आर्या जी ने मंच को समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आपको इस संज्ञान में होगा कि राजभाषा विभाग अनेक प्रकार की पत्रिकाओं को, पुस्तकों को प्रकाशित करता है प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए। ये भारत के इतिहास में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सम्माननीय हमारे प्रेरणा स्रोत गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के प्रोत्साहन से और उनके उत्प्रेरण से ही आयोजन सफल हो रहा है। हमने आज के इस अवसर पर एक विशेष पत्रिका का संकलन किया। इस संगम पर्व पर हम उस पत्रिका का विमोचन भी सम्मान्य अतिथिजनों के पवित्र कर कमलों से कराना चाहेंगे। मैं निवेदन करूंगा निदेशक राजभाषा श्री BL मीणा जी और पत्रिका के उप संपादक डॉक्टर धनेश द्विवेदी जी कृपया उस पत्रिका को लेकर आप मंच पर आएं, ताकि सम्मान्य अतिथिजन उस पत्रिका का आप सभी की पावन उपस्थिति में विमोचन और लोकार्पण। ये अपने आप में बड़ा अभिनव प्रयोग है। इसमें 9 संदेश और 25 आलेख हैं। ये विमोचन हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज इस मंच पर राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी उपस्थित हैं। माननीय हरिवंश जी का व्यक्तित्व विविधताओं से परिपूर्ण है। कभी वे पत्रकार रहे हैं। धर्मयुग, रविवार और प्रभात खबर से जुड़कर उन्होंने पत्रकारिता के उच्च मानदंडों की रक्षा की है। वे पत्रकारिता की डगर से राजनीति में आते हैं और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। किसी ने कहा है कि वही लड़ेगा भाषा का युद्ध जो अपनी भाषा बोलेगा, और मैं कहना चाहूंगी कि श्री हरिवंश नारायण सिंह जी जहां कहीं भी रहे, उन्होंने अपनी ईमानदारी भी दिखाई, पारदर्शिता भी दिखाई और हिंदी के प्रति अपना अनन्य प्रेम भी दिखाया। मैं उन्हें संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं बहुत सम्मान के साथ। माननीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी। आदरणीय माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश, माननीय सभापति उत्तर प्रदेश विधानसभा आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रामाणिक जी, माननीय पूर्व राज्यपाल और हिंदी के लिए बहुत
श्रेष्ठ काम करने वाले लोगों में से एक आदरणीय श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी, सचिव राजभाषा सुश्री अंशुली आर्या जी, संयुक्त सचिव राज्यभाषा डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी, देश भर से आए उपस्थित मित्रों, मैं सिर्फ 3-4 बातें कहना चाहूंगा। पहला कि यह आयोजन, भव्य आयोजन जिस जगह हो रहा है वह काशी हमारी परंपरा में सिर्फ इस धरती से ही अलग नहीं है, बल्कि भाषा, संस्कृति, अपनी विशिष्टताओं के कारण भी यह पूरी दुनिया में अनूठी है। इसने ही आधुनिक हिंदी को जन्म दिया, यहीं से व्याकरण मिला उसे, शब्दानुशासन भी, और हिंदी को खड़ी बोली स्वरूप देने तक जो बनारस का योगदान रहा है, काशी का योगदान रहा है, वह अद्भुत है। भक्ति काल का दौर हो या आधुनिक काल का, हिंदी का गढ़ रहा है बनारस। कबीर, रैदास, तुलसी से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से लेकर नामवर सिंह जी तक हिंदी के एक से एक विभूतियों का, प्रोफेसर कृष्णनाथ जी, जिन लोगों ने देसी भाषाओं के लिए पूरे देश में आंदोलन चलाया और बनारस जिसका गढ़ रहा, वो जगह है काशी। आज वहां हम पुनः अपनी भाषा को बड़े सम्मान के साथ, जब दुनिया में एक नए स्तर से 2014 के बाद यह भाषा स्थापित हो रही है, हम उसका स्मरण कर रहे हैं बहुत मजबूती से। इसी बनारस में काशी नागरी प्रचारणी सभा के कायम होने के साथ यह हिंदी आंदोलन का गढ़ बना। यहां चाहे आदरणीय महामना मालवीय जी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, इन सबका अद्भुत योगदान रहा है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अगर मैं बहुत विस्तार से उनके बारे में कहना चाहूं तो बहुत समय लगेगा। कैसे निज भाषा को ही उन्होंने अपनी उन्नति का आधार बना। साथियों, आधुनिक काल में अगर आप इतिहास का अध्ययन करें, और विभिन्न सत्रों में यहां चर्चा होगी, 2 चीजों में अपनी भाषा से ही चीजें दुनिया में बदली हैं। या तो क्रांतियां या बदलाव अपनी भाषा से हुआ है, या आर्थिक विकास पूरी दुनिया में अपनी भाषा से संभव हुआ। इसका लंबा इतिहास है और आधुनिक समय तक है। मैं विस्तार से बताने का कभी वक्त मिलेगा मैं बताऊंगा, पर इतना ही सिर्फ सुक्त वक्त में कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी जब आए, तब इस देश में जो आंदोलन आजादी के लिए था, उसके बारे में इतिहासकारों ने, हमारे प्रगतिशील इतिहासकारों ने लिखा कि वो अंग्रेजों के सामने पिटीशन, प्रेयर देने वाली और किसी तरह से अर्जी लगाने वाली संस्था थी जो उन दिनों आंदोलन चला रही थी। उस तत्कालीन संस्था, राजनीतिक संस्था के बारे में उन्होंने कहा, जिसमें सभी विचारधाराओं के लोग थे। वह मास मूवमेंट नहीं था। महात्मा गांधी ने हिंदी को चुना और अन्य भाषाओं को भी चुना। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हिंदी, तमिल, सारी भाषाओं को चुना कि जन भाषाओं से ही क्रांति होगी। उसी संस्था को, जिसको पिटीशन देने वाली, प्रेयर करने वाली संस्था कहा गया, आधुनिक हमारे इतिहासकारों ने लिखा 1915, 14, 11 तक, उसी को 42 आते आते गांधी ने जनभाषा के माध्यम से अद्भुत आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। यह परिवर्तन की धारा है, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, लंबा उदाहरण है जो हम सब जानते हैं। और मैं बता सकता हूं कि कैसे क्रांतियों की भाषा, बदलाव की भाषा वह रही। इसी रूप में आर्थिक बदलाव की, उसका भी लंबा इतिहास है। जिन लोगों ने भी व्यापार करने का काम शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ा और देखा। मैं हाल में एक पुस्तक पढ़ रहा था कि एक ऐसा 2 परिवार जिन्होंने पूरी दुनिया को बहुत गहराई से प्रभावित किया अपने बिजनेस के माध्यम से, उनका भारत से भी ताल्लुक रहा। ससुन परिवार, जिसे ससुन डॉक बंबई में आप कहते हैं, ये सब इजराइल से, दूसरे देशों के माध्यम से आए हुए लोग थे। पर भारत में जो ससुन फैमिली रही, जो बाद में चली गई चीन, उसने कैसे देसी भाषाओं के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाया, अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाया। सबसे पहले सूरत में जो विदेशी दल आया व्यापार करने के लिए, उसने देसी भाषाओं के अंदर शब्दकोश विकसित किया। ये सब नाम हम सब जानते हैं और कभी वक्त होगा तो हम सब उसकी चर्चा करेंगे। तो दुनिया में आर्थिक बदलाव, आर्थिक क्रांतियां और राजनीतिक बदलाव अपनी ही भाषा से संभव हुआ। 2014 के बाद इस देश के मनीषियों ने जो सपना देखा, वह काम अपनी भाषा के माध्यम से इस देश में अब हो रहा है।
और इसका श्रेय जिन लोगों को है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गौरवशाली प्रधानमंत्री जी, उसके बाद माननीय अमित शाह जी को है। उन्होंने अद्भुत ढंग से आधुनिक, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, उसके माध्यम से उन्होंने कैसे अपने देश की भाषाओं का, हिंदी का और सभी क्षेत्रीय भाषाओं का, यह ब्यूटी है जो आधुनिक शिक्षा, जो नई शिक्षा पद्धति हमारी आई है, वो बदल देगी चीजों को। ये 40 वर्ष पहले देश में चाहिए था, वो सारा कुछ संभव अब देश में हो रहा है। हमारी संसद में आप देखिएगा 14 के बाद जितनी क्षेत्रीय भाषाओं में बोलने का मौका मिल रहा है या हिंदी में चीजों को हो रहा है पूरी दुनिया के फलक पर, पहले कभी नहीं हुआ। ये देश के मनुष्यों का, और ये दुनिया में यह दौर बदलाव, राजनीतिक बदलाव और आर्थिक बदलाव के कारण पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। ये दोनों में अपनी भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, और दोनों को गौरव 14 के बाद जो अद्भुत मिला, उस पर अलग अलग ढंग से और शोध होना चाहिए और आगे बढ़ाया जाना चाहिए चीजों को। उस पर कभी मैं बाद में बात करूंगा। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आधुनिक हिंदी का भविष्य कैसे होगा, वह उसका खाका कैसे हो, इसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने इसका खाका जो तैयार किया है, नई शिक्षा नीति हो या हिंदी ज्ञान से व्यवहार या अन्य भारतीय भाषाएं भी, मैं सिर्फ हिंदी कहूंगा तो शायद न्याय मेरी दृष्टि में नहीं होगा, जो मेरी समझ है, सभी भारतीय भाषाओं को जो मौका मिल रहा है वो आने वाले समय में भारत को निश्चित तौर पर महाशक्ति बनाएगा। क्योंकि अपनी भाषाओं के विकास के बगैर भारत अपने क्षितिज पर अपनी जगह नहीं बना सकता। लोक भाषाओं को जो आदर मिला वो अद्भुत है। अंत में मैं यह कहूंगा कि हम हमेशा याद रखें, इस राजभाषा सम्मेलन में 8 सत्र हैं, उन पर बहुत व्यापक तरीके से चर्चा होगी, लेकिन जनभाषा को, हिंदी भाषा को यह महत्व देने में जो जिन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई वो हिंदी के ही नहीं थे। पहली जिन्हें हम हिंदी बहुत अपने सीमित अर्थ में कहते हैं, पहली चीज जो हमेशा हमारी स्मृति में रहना चाहिए और जिनके ऋणों को हमें याद रखना चाहिए, उन्होंने जनभाषा की बात की ताकि देश का स्वाभिमान पनपे। वो कौन लोग थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, विनायक दामोदर सावरकर, महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी, सुभाष बाबू, माधव राव सप्रे, संत स्वामी रामतीर्थ, राष्ट्र संत तुकडोजी, काका कालेलकर, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे जी, केशव चंद्र सेन जी, जेबी कृपलानी जी, पट्टाभी सीतारमैया जी, के कामराज साहब, बादशाह खान जी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान भी कहते हैं, आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी, अंबिकागिरी राय चौधरी जी, जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब जी, बाबू विष्णुराव पराड़कर, जिनकी कर्मभूमि यह जगह रही है, समेत अनेक ऐसे महापुरुषों का हमें स्मरण करना चाहिए। सीमित अर्थों में ये सारे जो हम आज हिंदी भाषी कहते हैं वे वो लोग नहीं थे। उन लोगों ने क्यों यह सोचा आज से सैकड़ों वर्ष पहले? क्योंकि उन्होंने निज भाषा, निज समान, जो भारतेंदु जी ने कहा, उसके महत्व को पहचाना था। यह शानदार आयोजन यहाँ हो रहा है। हम अपने गौरव को और याद कर रहे हैं। इतिहास में जितना पीछे तक हम दूर तक देखते हैं उतने ही आगे जाने की प्रेरणा मिलती है। और 14 के बाद यह संभव हुआ है कि हम इन चीजों को बहुत नए ढंग से, मौलिक ढंग से करके साकार कर सकें। हम उस दरवाजे पर खड़े हैं जहां तकनीकी, जिसकी अहमियत और प्रमुखता 2014 के बाद देश ने पहचाना, उसके माध्यम से सारी भाषाओं के साथ हम बहुत सुंदर तरीके से एक साथ तालमेल कर सकते हैं। वो संभव हुआ है कि एक बार अनुवाद सारी भाषाओं में एक साथ मिले। यह अद्भुत क्रांति है जो अब इस देश में भाषाओं के संदर्भ से आ रही है। इसे जन चेतना फैलेगी और भारत अपनी जगह, जो विवेकानंद ने बहुत पहले कहा था कि दुनिया में हमारी जगह कैसे बनेगी, भारत कैसे श्रेष्ठ जगह अपनी पाएगा, उस द्वार पर हम खड़े हैं। उसी पृष्ठभूमि में इस आयोजन को भी देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत मैं आभारी हूं आपके बीच होने का, यह सुंदर आयोजन में शरीक होने का मौका मिला। इसके लिए आयोजकों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हृदय से आभार मान्यवर। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आपने प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, जनभाषा के जो हमारे समक्ष उदाहरण रखे, निस्संदेह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार हमारे उपसभापति महोदय का
अच्छी सी करतल ध्वनि से आभार अभिव्यक्त कर दीजिए। आओ अपनेपन की बात करें कुछ, आओ अपनेपन की बात करें कुछ, मन उपवन की बात करें कुछ, और महक उठे ये सारी बगिया, ऐसे शब्द सुमनों की बात करें कुछ। और इसके लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूं सम्मान्य अजय मिश्र जी, हमारे गृह राज्य मंत्री जी। स्वागत कीजिए मिश्र जी का। आज जब हम अपने देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में पहुंच चुके हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, हम सब के लिए ये बहुत गर्व का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हो रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय सहकारिता एवं गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, कार्यक्रम में उपस्थित विधानसभा उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, पूर्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी, गृह मंत्रालय में वरिष्ठ राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, मेरे साथी और राजभाषा विभाग के प्रभारी श्री निशित प्रमाणिक जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जिनके लोकसभा क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी, जो हमारे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, ऐसे आदरणीय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, राजभाषा की सचिव, संयुक्त सचिव, आए हुए सभी सांसदगण, विधायकगण, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण और हमारे सभी पत्रकार और छायाकार मित्रों, ये हम सब के लिए वास्तव में एक बहुत ही गर्व का विषय है कि स्वतंत्रता के इतने लंबे समय के गुजर जाने के बाद ये पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सबको आयोजित करने का अवसर मिला है, और वो भी ऐसे स्थान पर। काशी का चुनाव भी माननीय गृह मंत्री जी ने किया, और जो काशी की हमारी सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और उससे बढ़कर आध्यात्मिक विरासत है, उसके कारण इस चुनाव को मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जहां राजभाषा को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये सम्मेलन उसमें एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अवसर होगा। और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम राजभाषा सहित इस देश की सभी ऐसी भाषाएं जिसमें संविधान में ऐसी अपेक्षा हमसे की गई है कि इन सब भाषाओं को लेकर के हम आगे बढ़ें, निश्चित रूप से हम कीर्तिमान स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम जानते हैं ये देश बहुत प्राचीन है। अभी हरिवंश जी ने जिस तरह से बात को प्रारंभ किया था उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये प्राचीन देश अपनी व्यापारिक और सांस्कृतिक पहचान पूरी दुनिया में रखता था, और उसके कारण अलग अलग भाषाओं के संबंध भी बने थे। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है हिंदी, जिसको राजभाषा के रूप में हमने चुना, और हमारे देश में बोले जाने वाली अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें एक बड़ी विशिष्टता है कि सभी को देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, और उस तथ्य से कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे देश और हमारा जो उस समय भारत का क्षेत्र रहा होगा, उस सब में सभी बोली जाने वाली भाषाओं में कोई ना कोई आंतरिक संबंध है। और इसी को लेकर के स्वतंत्रता के आंदोलन के समय में
जिस तरह से संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया गया और स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रमाणिक सफलता भी मिली, जब इस देश को आज़ादी मिली, बहुत सारी चर्चा के बाद, वो विस्तार का विषय है, चर्चा के बाद जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को इस देश के संविधान में सभा ने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय यह तय किया गया कि आज से इस देश की राजभाषा हिंदी होगी। लेकिन उसके साथ साथ एक दायित्व भी वहां सौंपा गया था। ये कहा गया था कि चूंकि कामकाज प्रभावित ना हो, इसलिए संविधान के लागू होने के अगले 15 वर्षों तक हम कुछ काम अंग्रेजी में भी जो आवश्यक होंगे उनको करते रहेंगे। और उस दृष्टि से 26 जनवरी 1965 एक समय तय किया गया था कि उस समय तक हम राजभाषा और हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं, क्योंकि उसमें यह भी दायित्व संघ को दिया गया था कि राज्यों से राज्यों की संपर्क भाषा, संघ से राज्यों की संपर्क भाषा और 8वीं अनुसूची में शामिल 14 जो क्षेत्रीय हमारी भाषाएं थी, उन सबको लेकर के राजभाषा को आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे आपको जानकारी है, बहुत सारे आयोग बने, सारे विद्वान लोग हैं, इसलिए विस्तार की बात नहीं है। आयोग बने, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 15 साल में जब उस परिणाम नहीं आ रहे थे तो तत्कालीन संघ सरकार ने राजभाषा अधिनियम बनाया, उसके बाद राजभाषा नियम बने। निरंतर ऐसे बहुत सारे काम हुए, लेकिन अपेक्षित सफलताएं और अपेक्षित परिणाम जो लक्ष्य तय थे उनके अनुरूप नहीं मिल रहे थे। और मैं इस बात में कहूंगा कि हम सब को एक इस तरह के प्रधानमंत्री, इस तरह के गृह मंत्री मिले, जैसे अभी 2014 के बाद का आपने हरिवंश जी ने जिक्र किया। वास्तव में अगर आप देखेंगे, इस पर भी शोध का विषय है कि 2014 के बाद जिस तरह से बहुत तेजी से हमारी क्षेत्रीय और हिंदी भाषा का विस्तार हुआ है, अगर आप देखेंगे उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवसर हो, कामकाज का ढंग हो, या आप अगर साधारण रूप में देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से प्रतिमाह मन की बात करते हैं, ऐसे उन्होंने पूरे देश के साथ एक व्यापक संवाद स्थापित किया, एक सार्थक संवाद, एक जीवंत संवाद जो उन्होंने स्थापित किया। उसका परिणाम ये रहा कि हम आज ये कह सकते हैं कि पिछले 7-8 वर्षों में न केवल हिंदी बोलने, समझने, पढ़ने, लिखने वालों की संख्या बढ़ी है, हमने संसद में जैसे जिक्र किया 80% सांसद अब अपने भाषण हिंदी में देते हैं, और देश की अगर बात करें तो 70% से अधिक लोग हैं, 70% से अधिक लोग हैं जो हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। और पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 90 करोड़ लोग कम से कम हमारे देश में और 30 करोड़ लोग पूरी दुनिया के 150 देशों में ऐसे हैं जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं, हिंदी को समझते हैं और समय समय पर हिंदी का प्रयोग करते हैं। और यही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आज अगर आप बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने जो उनके बुलेटिन प्रसारित होते हैं उसमें हिंदी को भी शामिल किया है। उनके ट्विटर अकाउंट हिंदी में है, वेबसाइट हिंदी में है, उनका फेसबुक का पेज हिंदी में है। ये जो लगातार हिंदी को व्यापक रूप से सफलता मिल रही है, ये पिछले 2014 के बाद एक व्यापक परिवर्तन हमारे देश के प्रति सोचने में भी आया है, लोगों ने उसको देखा भी है और निरंतर उसका प्रभाव हमारे देश से लेकर के पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अभी अगर आप चर्चा करेंगे, ये एक सामान्य सी बात है, उस समय मैं विधायक था, 2014 का समय था और माननीय प्रधानमंत्री जी काशी से चुनाव लड़ने जा रहे थे और उन्होंने एक बात कही थी कि माँ गंगा, मैं आया नहीं हूं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। मैं उतनी बुद्धि, उतनी सामर्थ्य मुझ में नहीं है, मैं उस समय नहीं समझ पाया, लेकिन अब निरंतरता में हम अगर देखते हैं तो लगता है कि एक नहीं अनेकों परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस 8 वर्ष में इस देश में ऐसे हुए हैं जिन्होंने न केवल इस देश के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया है, बल्कि पूरी दुनिया के दृष्टिकोण में हमारे देश के प्रति सोचने का जो तरीका था उसको भी बदल दिया है। और उसी में अगर हम बात करेंगे, बाकी चीजें बहुत सारी हुई हैं, वो राजनीतिक विषय है, लेकिन अगर हिंदी की बात आप करेंगे तो उसका प्रभाव स्पष्ट आपको देखने को मिलता है। माननीय गृह मंत्री जी लगातार हम लोगों से जब बात करते हैं तो सीधे से हिंदी को कैसे आगे बढ़ाना है, क्षेत्रीय भाषाओं को किस तरह से सम्मान देना है, उन्होंने केवल कहने में नहीं, उन्होंने करके दिखाया है। आज गृह मंत्रालय हमारा, जिसके राजभाषा विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है, हम लगभग 100% काम
हिंदी में करते हैं। और लगभग हमारे मंत्रालयों में जो सीधे सीधे संपर्क में माननीय गृह मंत्री जी के रहते हैं, हमने 70 से 80 और कई मंत्रालयों में 90% तक और कई दूसरे मंत्रालय हैं जो 100% तक हिंदी में काम करना शीघ्र ही प्रारंभ करने वाले हैं। और इस दौरान माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में न केवल हमने पूरे देश में 524 ऐसे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की स्थापनाएं की हैं, हमने विदेशों में भी नराकाश के कार्यालय बनाए हैं, वहां पर भी हम काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ संसदीय समितियों को पूरी तरह से हम लोगों ने जिस तरह से उनको काम करने का अवसर दिया है, उन्होंने हमको रिपोर्टें दी हैं। जितना पिछला बैकलॉग था, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आज हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने 10 खंड माननीय राष्ट्रपति जी की सिफारिश के लिए प्रस्तुत कर दिए हैं और 11वां खंड भी शीतकालीन सत्र में हम लोकसभा के सामने रख करके 15 नवंबर के तक हमारा ये तैयार हो जाएगा और हम पूरा बैकलॉग समाप्त कर चुके हैं। इस तरह का नेतृत्व और मार्गदर्शन राजभाषा और हमारी सभी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए, जो संविधान में जब हमको ये दायित्व दिया गया था तब 8वीं अनुसूची में ऐसी 14 भाषा थी, अब 22 भाषाएं शामिल हो चुकी हैं। उन सबको लेकर के माननीय गृह मंत्री जी का जिस तरह से चिंतन रहता है और लगातार प्रयास रहते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप आज हम इस सफलता तक पहुंचे हैं। आज हम सब यहाँ पर, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा, ये आजादी के बाद का पहला ऐसा अखिल भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको अगर बहुत देर भी करते तो कम से कम 50 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये संभव तब हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय गृह मंत्री जी का निर्देश मार्गदर्शन मिला है। आप सबको जैसी जानकारी है, अभी हम 8 समानांतर सत्रों में अलग अलग विषयों में, स्वतंत्रता के आंदोलन में हिंदी की भूमिका, बाद में हिंदी की भूमिका, मीडिया में हिंदी की भूमिका, न्यायालय में हिंदी की भूमिका, रंगमंच, सिनेमा, ऐसे कई विषयों को लेकर के हम लोग लगातार मंथन करेंगे। मैं गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग की तरफ से ये प्रतिबद्धता आपको जताता हूं, ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आप जो भी मंथन करेंगे, जो सुझाव देंगे, जो मार्गदर्शन देंगे, उन सबको हम आत्मसात करते हुए राजभाषा और हमारी सभी भाषाएं आगे बढ़े, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। आप सब यहाँ पर आए, आपने समय दिया, आप लगातार मंथन करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय अजय कुमार मिश्रा जी। आपने बहुत सही संकेत किया। हिंदी देश के चेहरे की पहचान है और विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच सचमुच एकता का सूत्र है, और वो एकता का सूत्र है हमारा सांस्कृतिक बोध, हमारी सामूहिक चिति जिससे हिंदी जुड़ी हुई है। हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज इस मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित हैं। एक विशिष्ट व्यक्तित्व, उनकी विशिष्टता, वो योगी के रूप में संन्यास को जनसेवा का पर्याय बना देते हैं और जब राष्ट्रहित का संकल्प लेकर राजनीति में पदार्पण करते हैं तो कर्मयोगी की भूमिका में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देते हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गढ़ी गई सफलता की कहानी को आज पूरा देश पढ़ रहा है। गरीबों और महिलाओं का सशक्तिकरण और भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठापना उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन का रचनात्मक आधार है। आपके सिद्धांत, कर्म, आचरण और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं में हिंदी के प्रति निष्ठा भी दिखती है, देश के प्रति स्वाभिमान भी दिखता है। मैं बहुत सम्मान के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित
देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी, पूर्व राज्यपाल श्री केसरी नाथ त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सचिव राजभाषा विभाग सुश्री अंशुली आर्या जी, संयुक्त सचिव राजभाषा डॉक्टर मीनाक्षी चौली जी, राजभाषा समिति के सभी माननीय सदस्यगण, देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी राजभाषा से जुड़े हुए विशेषज्ञगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं सबसे पहले माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का, जिन्होंने आजादी के बाद इस पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के लिए उत्तर प्रदेश की धरती को चुना और उसमें भी काशी को। मैं इस अवसर पर आप सभी का, माननीय गृह मंत्री जी के साथ अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का काशी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब इस बात को मानते हैं कि मनुष्य इस सृष्टि का ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। इस सर्वश्रेष्ठ कृति इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने हमें अभिव्यक्ति का एक माध्यम दिया है, और अभिव्यक्ति का हमारा माध्यम है हमारी भाषा। देश के अंदर और दुनिया के अंदर सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह है हिंदी। लेकिन हिंदी की उपेक्षा आप इसी से समझ सकते हैं कि इस सम्मेलन को आयोजित करने में भी आजादी के बाद 75 वर्ष लग गए, और वह भी तब जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के हर बड़े मंच पर पूरी प्रामाणिकता के साथ हिंदी में अपने उद्बोधन के माध्यम से भारत और भारतीयता को एक नई पहचान दी, एक नई ऊंचाइयां दी हैं। काशी के साथ तो बहुत कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। याद करिए, हिंदी की ही जो बोलियां हैं, भोजपुरी है, अवधी है, ब्रज है, बुंदेलखंडी है, राजस्थानी है, मगधी है, ये सभी हिंदी से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम सब की एक लिपि है, वह देवनागरी लिपि है, और सभी लोग उस लिपि के माध्यम से ही अपनी बोली, अपनी भाषा को आगे बढ़ाते हैं। तुलसीदास जी ने यहां पर जब रामचरितमानस की रचना करना प्रारंभ किया था, कहते हैं भगवान शिव ने कहा कि नहीं, संस्कृत में तो पहले ही भगवान वेदव्यास ने लौकिक संस्कृत में दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ काव्य रचा है, आज से हजारों वर्ष पहले रचा है, लोक भाषा में इसे रचो। और आपने देखा होगा भगवान शिव की प्रेरणा से अवधी में रचा गया रामचरितमानस कैसे
जन जन को अपने साथ जोड़ने में सहायक है। पिछले सैकड़ों वर्षों से आपने देखा होगा, रामलीलाओं का माध्यम हो, समाज को जोड़ने का माध्यम हो, देश की स्वाधीनता की अलग जगाने वाला माध्यम हो, रामचरितमानस घर घर में, मुझे लगता है कि कोई ऐसा सनातन हिंदू धर्म का ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में रामायण या रामचरितमानस न रखा हो और लोग उसकी पूजा न करते हो। मुझे 3 वर्ष पहले भारत सरकार के सहयोग से मॉरिशस जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मॉरिशस में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होता है, तो मेरे लिए उत्सुकता थी, क्योंकि मॉरिशस में जो बहुसंख्यक आबादी है वह इस भोजपुरी क्षेत्र की है। तो जब मैं उनके पास गया था तो मेरे मन में एक उत्सुकता थी कि लोग कैसे यहां पर आए, क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, उनका रहन सहन कैसे है। तो वहां पर कुछ गांव की जो बस्तियां थी वहां पर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आप याद करिए कि वे लोग जब यहां से गए थे वे विशुद्ध रूप से मजदूर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़ाई लिखाई के नाम पे उन्हें एक अक्षर नहीं आता था, लेकिन अपने साथ रामचरितमानस की पोथी लेकर के गए थे। मैंने उनकी वर्तमान पीढ़ी से पूछा, मैंने कहा क्या आप लोग या आपके पूर्वज क्या इसको पढ़ना जानते थे? कहते नहीं, और केवल इसकी पूजा करते थे और हमसे कहते थे इसकी पूजा करनी है। और उन्होंने भी जब हिंदी की देवनागरी लिपि सीखी तब उसके माध्यम से बोल पाते हैं, अन्यथा भोजपुरी बहुत अच्छी बोलते हैं। रामचरितमानस की एक एक चौपाई का उन्होंने परंपरागत रूप से जो सीखा है, उन चौपाइयों को उसी रूप में वे आज भी गायन करते हैं। लेकिन रामचरितमानस को अगर मैं बोलूं कि आपको यहां से खोल करके थोड़ा मुझे पढ़ के बताइए, तो वो कहते नहीं सब ये हमें आता नहीं। लेकिन परंपरागत रूप से भारत की ज्ञान की परंपरा कैसे बढ़ती गई, इस श्रवण परंपरा, वह आज भी वहां पर देखने को मिलती है। और संत तुलसीदास जी का रामचरितमानस हम सब के लिए कैसे लोक आराधना का केंद्र बिंदु बना, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने सदैव लोक भाषा को, और फिर काशी तो क्या तुलसीदास जी हों, क्या कबीरदास जी हों, क्या संत रविदास जी हों, या फिर उसके बाद भी एक लंबी परंपरा चली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो यहीं से कहा था, यहीं से उद्घोष कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। एक पूरा युग भक्ति काल से लेकर के आधुनिक काल तक का पूरा कालखंड हिंदी का काशी से केंद्रित है, काशी से जुड़ा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कालजयी कृतियों को केंद्र बिंदु भी काशी को बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उपेक्षित रहा। और देश की स्वाधीनता के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इससे पहले भारत आजादी की लड़ाई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से लड़ता रहा होगा, लेकिन जब आजादी की लड़ाई में स्वदेशी और स्वभाषा इसका मूल बना, आपने देखा होगा यह अखिल भारतीय लड़ाई एक साथ एकजुट होकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ गया। और देखते ही देखते कुछ समय के अंदर भारत स्वाधीन हुआ। मैं आभारी हूं माननीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अपने पूर्वजों को और अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, इससे अच्छी विनम्र श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती कि हम राजभाषा को सम्मानित करते हुए इस प्रकार के भव्य आयोजनों के माध्यम से, अनेक सत्रों के माध्यम से कैसे हम पूरे देश को जोड़ने वाली जो हिंदी है,
उसको फिर से वह मंच दें, जैसे सरदेव अटल जी ने कभी यूएन के मंच के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से जिन्होंने एक आवाज दी थी, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव प्राथमिकता के आधार पर वैश्विक मंच पर जिसका उद्घोष करते हुए, जिस भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए भारत और भारतीयता के गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आज उस पर मंथन करने के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश शासन इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है और उत्तर प्रदेश में हमने हिंदी संस्थान के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के अपने कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, प्रकाशन के साथ साथ इस क्षेत्र में शोध की, लोक गाथा, लोक परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ साथ उन साहित्यिक कार्यक्रमों को एक नई गति देने के साथ साथ प्रदेश के अंदर पुरस्कारों की भी एक परंपरा प्रारंभ की। भारत भारती पुरस्कार हम लोग 8 लाख रुपए का प्रदेश के अंदर उपलब्ध कर देते हैं। इसी प्रकार से हिंदी गौरव सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, अवंतीबाई साहित्य सम्मान, राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन यह सम्मान आदि अलग अलग विधा से जुड़े हुए लोगों को, वह साहित्यकार हो, लोक कथाकार हो या अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विभूतियों को यह सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष उपलब्ध कराता है। आज के इस अवसर पर मुझे केवल आप सबसे यही कहना है, जब हम राजभाषा से जुड़े हुए इस अखिल भारतीय सम्मेलन के माध्यम से काशी की इस पावन धरती पर उपस्थित हुए हैं, ये बाबा विश्वनाथ की पावन धरती है और इस पावन धरती में जब हम लोग यहां पर एक गंभीर मंथन के साथ यहां पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे यहां कहा गया है अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ। आप सब जैसे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। 7 वर्ष के अंदर आपने भारत की इस बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। 7 वर्ष पहले भारत क्या था? भारत के अंदर आम जन के मन में विश्वास का अभाव था। वैश्विक मंच पर भारत की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी वह प्रतिष्ठा उस रूप में नहीं थी जो भारत को मिलना चाहिए था। लेकिन पिछले 7 वर्षों के अंदर, 7 साढ़े 7 वर्षों के अंदर आपने बदलते हुए भारत को, इस एक नए भारत को, इस श्रेष्ठ भारत के रूप में बदलते हुए भारत को देखा है। तो स्वाभाविक रूप से हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, देश के अभिभावक के रूप में, देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, अगर पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी उसका माध्यम हिंदी को बनाते हैं, लोक भाषा को बनाते हैं, तो आज हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी अगर अपने अपने क्षेत्र में योजक बनकर के कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, कोई कारण नहीं कि जो कार्य आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, अब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर ही हम उस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी। मैं इस पूरे द्विदिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के प्रति हृदय से मैं बधाई देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय योगी जी, आपने बहुत सही बात कही। आपने काशी को याद किया, स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में हिंदी के महारथियों को याद किया। सचमुच ये काशी स्वाधीन चिंतन का आयाम रही है। स्वाधीनता आंदोलन की जो लड़ाई हिंदी में लड़ी गई, उसमें काशी के हिंदी रचनाकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में
भारत सरकार में गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी उपस्थित हैं, जिनके संगठन कौशल और राजनीतिक सूझबूझ से हम सभी परिचित हैं। आपके राष्ट्रीय संकल्पों की कोई सीमा नहीं है। पिछले वर्षों के दौरान राष्ट्रहित में उन्होंने जो ऐतिहासिक कदम उठाए, जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वो इस बात के प्रमाण हैं कि जब वे राष्ट्रहित में कोई संकल्प लेते हैं तो उसे तमाम बाधाओं के बावजूद अंतिम निष्कर्ष तक जरूर पहुंचाते हैं। उन्होंने भारतीय राजनीति में अनेक मील के पत्थर कायम किए हैं और आगे भी कायम करेंगे। आपकी राजनीतिक यात्रा का हर पृष्ठ आपके सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय सरोकारों का आईना है। मैं बहुत सम्मान के साथ आपको संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। मीडिया के बंधु जरा सेट कर नीचे बैठ जाए, मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं, तो सभी से जरा नजर मिलाकर बात हो सके। मैं आपके काम के महत्व को समझता हूं, मगर इसमें कोई विक्षेप नहीं आएगा। मुझे श्रद्धा है, आप बैठ जाइए। कृपया आप भी आराम से राजभाषा के लिए मेरे विचार जो है वो सुनिए। बैठिए, प्लीज बैठ जाइए। मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूं भैया, बाद में ही चालू करूंगा। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के सम्मानित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे विशेष आग्रह पर समय निकालकर न केवल इस सत्र में, इसके बाद भी कुछ सत्रों का वो अध्यक्षता करने वाले हैं और यहां उपस्थित हुए हैं, ऐसे राज्यसभा के उपसभापति श्रीमान हरिवंश जी, सभापति उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, मेरे साथी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, जिनके जिम्मे गृह विभाग में राजभाषा विभाग का दायित्व है, ऐसे मेरे साथी उत्तर प्रदेश के ही नेता श्री अजय कुमार मिश्र जी, श्री निशित प्रामाणिक जी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व राज्यपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता और हिंदी के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया है, ऐसे हमारे केसरीनाथ त्रिपाठी जी, सचिव राजभाषा विभाग, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, और यहाँ के सांसद के रूप में आज केंद्रीय मंत्री है, हमारे साथी है, विराजमान है पांडे जी। और आज बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में देश भर से आए हुए हिंदी प्रेमियों को मैं नमस्कार कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मेरे लिए भी एक बहुत हर्ष का विषय है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर पहली बार राजभाषा का सम्मेलन राजधानी के बाहर लाने में हमें सफलता मिली। कोई भी सरकारी परिपत्र, अधिसूचनाएं तब तक लोकभोग्य नहीं होती है जब तक जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होती। और ये राजभाषा को गति देने का जो जरिया है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, उसको भी दिल्ली के गलियारों से बाहर निकालने का हमने 2019 में ही निर्णय कर लिया। मगर 2 साल कोरोना काल रहा, हम नहीं कर पाए। परंतु आज मुझे
आनंद है कि योगानुयोगी है, ईश्वर कृपा ही है कि ये नई शुभ शुरुआत उस वर्ष में होने जा रही है जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अमृत महोत्सव हमारे लिए आजादी दिलाने के लिए जो हमारे पुरखों ने यातनाएं सहन की, सर्वोच्च बलिदान दिए, जो संघर्ष करा, उसको स्मृति में फिर से जीवंत कर युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का तो मौका है ही है, परंतु आजादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए संकल्प का भी वर्ष है। इसी वर्ष में 130 करोड़ भारतीयों ने तय करना है कि जब आजादी के 100 साल होंगे भारत कैसा होगा, कहां होगा, दुनिया में भारत का स्थान कहां होगा। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे संस्कार की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे आर्थिक उन्नति की बात हो, चाहे उत्पादन बढ़ाने की बात हो, भारत कहां खड़ा होगा, हर क्षेत्र में भारत कहां खड़ा होगा, इसका संकल्प लेने का यह वर्ष है। और 75वें साल से 100 साल तक का काल अमृत काल रहेगा और ये अमृत काल हमारे सभी लक्ष्यों की सिद्धि का माध्यम रहेगा। और मैं आज इस अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में कहने आया हूं कि हम सब हिंदी प्रेमियों के लिए भी ये संकल्प का वर्ष रहना चाहिए कि 100 साल जब आजादी के हो तब इस देश में राजभाषा और हमारी सभी स्थानीय भाषा का दबदबा इतना बुलंद हो कि किसी भी विदेशी भाषा का सहयोग लेने की जरूरत न पड़े। और एक काम मैं मानता हूं आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए, क्योंकि हमारे आजादी के 3 स्तंभ थे। आजादी का आंदोलन जो गांधी जी ने जिसको लोक आंदोलन में परिवर्तित किया, इसके 3 स्तंभ थे, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा। स्वराज तो मिल गया, स्वदेशी भी पीछे छूट गया, स्वभाषा भी पीछे छूट गई। 2014 के बाद मोदी जी ने पहली बार मेक इन इंडिया और अब पहली बार स्वदेशी की बात कर स्वदेशी को फिर से हमारा लक्ष्य बनाने के लिए आगे बढ़े। और इस आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर मैं देश भर के सभी लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि एक और लक्ष्य हमारा छूट गया था स्वभाषा का, उसको हम फिर से एक बार स्मरण करें और हमारे जीवन का हिस्सा बने। और मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, आज देश भर से हिंदी प्रेमी आए हैं, बहुत प्रयास हो रहा है हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच में विवाद चल रहा है, एक राजनीति खड़ी। मैं बहुत मन से मानता हूं, मैं भी हिंदी भाषी नहीं, गुजरात से आता हूं, मेरी मातृभाषा गुजराती है, मुझे गुजराती बोलने में कोई परहेज नहीं है, मगर मैं गुजराती जितना ही प्यार बल्कि इससे थोड़ा अधिक प्यार हिंदी को करता हूं। हिंदी और हमारी स्थानीय भाषाओं के बीच में कोई अंतर्विरोध नहीं है। हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सहेली है, सखी है और सखियों के बीच में कभी अंतर्विरोध नहीं है। राजभाषा का विकास तभी हो सकता है जब स्थानीय भाषाओं का विकास होगा, और स्थानीय भाषा विकास सातत्यपूर्ण तरीके से तभी विकसित हो सकती है जब राजभाषा एक देश भर के अंदर मजबूत होगी। ये दोनों पूरक है, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो राजभाषा विभाग का काम है कि स्थानीय भाषाओं को हम मजबूत करें और देश की जनता के, देश भर की जनता का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम राजभाषा को मजबूत करें। मित्रों, मेरे लिए एक और आनंद का विषय है कि जब हमने इस राजभाषा सम्मेलन को दिल्ली के बाहर निकालने का निर्णय किया, तो वो सम्मेलन, पहला सम्मेलन काशी में हो रहा है।
विश्व की सबसे पुरानी नगरी है, बाबा विश्वनाथ का धाम है, मां गंगा का सानिध्य है और हमेशा ऐसे मां सरस्वती की उपासना करने वालों के लिए ये स्वर्ग रहा है काशी। भाषा की उपासना करने के वालों के लिए, व्याकरण की उपासना करने वालों के लिए काशी हमेशा एक गंतव्य स्थान रहा है कि काशी जाएंगे और विद्या को प्राप्त करेंगे और अपने मुमुक्षा का उसका समाधान करेंगे। ये देश भर के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये मान्यता है। आज उसी जगह पे आज हम आजादी के अमृत महोत्सव में यहां है और संकल्प लेने के लिए यहां है कि आजादी के अमृत काल के अंदर जब 100 वर्ष होंगे तब हम 100 भाषा का लक्ष्य भी हम पूर्ण करेंगे। मित्रों, काशी एक सांस्कृतिक नदी है। देश के इतिहास को काशी से अलग कर कर देखे तो लिख ही नहीं पाते। चाहे रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो, चाहे उसके बाद में गौरवमयी इतिहास जो देश का रहा वो हो, चाहे आजादी का आंदोलन हो, अब चाहे देश के विकास की दिशा में ले जाने वाला, देश को दुनिया में सबसे सम्मानित जगह पे पहुंचाने वाला प्रधानमंत्री जिस काशी से सांसद हो वो काशी। काशी को देश के इतिहास से अलग कर हम नहीं देख सकते। और जहां तक भाषा का सवाल है, काशी भाषा का गौमुख है। भाषाओं का उद्भव, भाषाओं का शुद्धिकरण, व्याकरण को शुद्ध करना और व्याकरण को लोकभोग्य बनाने में चाहे कोई भी भाषा हो, काशी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए इस सम्मेलन का बहुत बड़ा महत्व है। मित्रों, आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं, लिखते हैं, उसका जन्म यही काशी के अंदर, यही बनारस के अंदर हुआ है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को कौन भूल सकता है। हमने यही बनारस से ही खड़ी बोली का क्रमवार विकास देखा है और एक खड़ी बोली का जो क्रमवार विकास हुआ है और एक समृद्ध भाषा बनकर आज हिंदी हमारे सामने खड़ी है, इसकी पूरी यात्रा को मैं प्रणाम करता हूं और वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत है। 19वीं सदी के अंतिम 2 दशक हमारे देश के इतिहास को देखे तो घटना बहुल थे। ढेर सारी घटनाओं समांतर रूप से देश भर में घटित होती गई। 1893 में आर्य समाज के अंदर एक आंदोलन चला। साकार और पश्चिमी शिक्षा के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा मतभेद हुआ और उस वक्त शिक्षा का माध्यम क्या हो, शिक्षा की भाषा क्या हो, इस पर पहली बार चर्चा हुई, जिसको अधिकृत चर्चा कह रहे हैं। और 1868 में पहली बार यहां पर कुछ ब्राह्मण विद्वानों ने इस मुद्दे को उठाया था और मांग उठी थी कि शिक्षा की भाषा हिंदी होनी चाहिए। और इस मांग को तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मान भी लिया और नौकरों में जो अभिजात्य तरीके से उर्दू भाषा को प्राथमिकता दी जाती थी, उसको चुनौती मिलकर हिंदी राजभाषा बनने की दिशा में पहला कदम उसी वर्ष रखा गया। हिंदी भाषा का उन्नयन, उसका कोश और व्याकरण कैसा बने, इसकी शुरुआत भी 1893 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के स्थापना का कारण ही वो था कि हिंदी का शब्दकोश बने, इसका उन्नयन हो और उसके व्याकरण का कोई प्रारूप बने। हिंदी का पहला व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने इसी शहर में लिखा और उसको आगे बढ़ाया। हिंदी का पहला शब्दकोश, हिंदी शब्द सागर, यही बनारस के अंदर बना और उसको फिर अनेक विद्वज्जन समृद्ध करते गए। हिंदी भाषा और साहित्य का पहला संगठित इतिहास पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इसी काशी के अंदर लिखा। हिंदी भाषा की पहली कहानियों में एक कहानी, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता है मगर किंवदंती है, राजा भोज का सपना, और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने यहीं पर लिखी।
पहली हिंदी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका भी यहीं पर शुरू हुई। कविताओं की पहली पत्रिका कवि वचन सुधा, महिलाओं की पहली पत्रिका बाल बोधिनी भी यहीं शुरू हुई। और भारत के अंदर हिंदी थिएटर की पहली शुरुआत भी यही काशी के अंदर हुई, जहां से नाट्य कला आगे बढ़ी। मित्रों, भाषा तो बन गई, साहित्य रचा जाने लगा, मगर हिंदी की पढ़ाई कैसी हो, इसका पाठ्यक्रम कैसे हो, इस बात की चिंता भी पंडित मदन मोहन मालवीय ने यही हमारे हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर, लाला भगवान दीन और बाबू श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में हिंदी का पहला पाठ्यक्रम बनाने का काम मालवीय जी के तत्वाधान में हुआ और उसको तुरंत ही देश भर के सभी विश्वविद्यालयों ने उसको स्वीकार किया और आगे बढ़ा। और तुलसीदास को कैसे भूल सकते हैं, योगी जी ने इसका बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस न लिखा होता तो शायद रामायण आज लुप्त हो गया होता। मानव जीवन को उन्नत बनाने की यह कथा कोई भी नकारात्मक पहलू रखे बगैर आदर्श पति कैसा हो सकता है तो रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श पिता कैसा हो सकता है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श भाई कैसा हो सकता है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श पत्नी कैसी होती है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श शासन कैसा हो सकता है तो आज भी कहते हैं रामराज होना चाहिए, और आदर्श शत्रु कैसा होना चाहिए वो भी रावण के स्वरूप में हम रामायण में ही ढूंढ सकते हैं। कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाई है, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए थे। मित्रों, ये रामायण ग्रंथ को तुलसीदास जी ने यहीं आगे बढ़ाने का काम किया और वहीं से ये अवधि और जितनी भी हिंदी की बोलियां हैं उसको लोकप्रिय बनाने की भी शुरुआत हुई। अनेक हिंदी के विद्वान जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, सभी ने यहीं पर हिंदी को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसलिए मैं मानता हूं कि हिंदी को मजबूत करने का और घर घर पहुंचाने का और अपनी स्वभाषाओं को मजबूत करने का और राजभाषा के साथ जोड़ने का जो नया अभियान शुरू होने जा रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर, उसके लिए काशी से उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि आज देश भर के हिंदी के विद्वान यहां पर उपस्थित हैं। मित्रों, हिंदी भाषा के लिए ढेर सारी चीजें कंट्रोवर्सी खड़ी होने का प्रयास किया गया, मगर वो समय अब समाप्त हो गया है। मैं बचपन से देखता था कि अंग्रेजी नहीं बोलने आती, अंग्रेजी नहीं बोल सकते तो एक लघुता ग्रंथि की निर्मित बच्चे के मन के अंदर हो जाती थी। मैं आपको दावे से कहता हूं कि कुछ समय के बाद ऐसा समय आएगा कि मेरी भाषा में नहीं बोल सकता, इसलिए लघुता ग्रंथि का अनुभव करना। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी कृति से गौरव के साथ अपनी भाषाओं को दुनिया भर के अंदर और देश भर के अंदर प्रस्थापित करने का काम किया है। शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जिनको वैश्विक मंच पर इतना सम्मान मिला होगा जितना श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। शायद ही कोई प्रधानमंत्री, मगर हर जगह पे नरेंद्र भाई ने दुनिया में भारत की बात
अपनी राजभाषा में रखकर राजभाषा के गौरव को। जो देश अपनी भाषा खो देता है वो कालक्रम में अपनी सभ्यता को भी खो देता है, अपनी संस्कृति को भी खो देता है और अपने मौलिक चिंतन को भी खो देता है। और जो देश अपने मौलिक चिंतन को खो देते हैं वो दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, योगदान नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी भाषाओं को हम संभाल। मैं कई सारे लोगों को मिलता हूं, मैं देशों के नाम बोलना नहीं चाहता, मैं जब उनको पूछता हूं कि आपकी पहले भाषा कौन सी थी और वो भाषा का हाल क्या है आपके देश में, तो शर्म के मारे सर झुका देते हैं। मैं चाहता हूं कि 100 साल के बाद कोई भारतीय का सर शर्म के मारे न झुके, हमारी भाषा चिरंजीव बने, हमारी भाषाएं आगे बढ़े। और भाषा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है समाज जीवन को आगे बढ़ाने का, संस्कृति के धारा प्रवाह को आगे बढ़ाने का, और संस्कृति के धारा प्रवाह से निपजे हुए ज्ञान को दुनिया भर में फैलाने का ये भाषा बहुत महत्वपूर्ण शब्द। और इसीलिए हमारे यहां भाषा में अक्षर शब्द का प्रयोग कर रहा है। अक्षर शब्द देखने में सीधा साधा है, पर इसको जरा एक बार तोड़कर देखिए। अक्षर, जिसका क्षरण कभी नहीं होता है उसको अक्षर कहते हैं, और इसलिए हम उसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। हमारे यहां भाषाओं का इतना सम्मान हमारी संस्कृति के अंदर किया गया है। महर्षि पाणिनि, महर्षि पातंजलि और महर्षि भर्तृहरि ने भाषाओं के लिए अनेक प्रकार की विधाओं को हमारे देश के अंदर जन्म दिया। आज वो विधाएं लुप्त नहीं हुए, आज भी कुछ लोग संभाल कर उसको आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि एक बार देश की जनता ये आजादी के अमृत काल में मन बना ले और हमारे देश का व्यवहार, हमारे देश की बोलचाल, हमारे देश का पत्र व्यवहार, हमारे देश का शासन स्वभाषा में चलना शुरू हो जाए, अपने आप महर्षि पतंजलि और पाणिनि हमें जो देकर गया है वो तुरंत पुनर्जीवित हो जाएगा मित्रों। और मैं आज इस सम्मेलन के माध्यम से देश भर के अभिभावकों को भी अपील करने आया हूं, उनको अनुरोध करने आया हूं कि आप आपके बच्चों के साथ अपनी भाषा में बात करें। बच्चे चाहे किसी भी माध्यम में पढ़ते हो, घर के अंदर अपनी भाषा में इनसे बात करिए, उनका आत्मविश्वास जगाइए, अपनी भाषा बोलने के लिए जो झिझक है उसके मन से एक बार निकाल दीजिए। इससे भाषा का तो भला होगा, मगर उससे ज्यादा भला आपके बच्चे का होगा, आपकी संतानों का होगा। क्योंकि मौलिक चिंतन स्वभाषा से ही आ सकता है। दूसरी भाषा रटी रटाए ज्ञान को तो दे सकती है, ज्ञान को अर्जित करना है और ज्ञान को आगे बढ़ाने का जो यात्रा है वो मौलिक चिंतन से ही हो सकता है, और मौलिक चिंतन स्वभाषा से ही प्राप्त हो सकता है। अगर आपने आपके बच्चे के मौलिक चिंतन को एक बार समाप्त कर दिया तो आपका बच्चा देने वाला नहीं बनेगा, लेने वाला बनेगा। और हर माँ बाप ने ये लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी संतान दुनिया को देने वाले बने, दुनिया से लेने वाले बने। और इसलिए ये भाषा, हमारी स्वभाषा को मजबूत करना बहुत जरूरी है मित्रों, दुनिया में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती हैं, मगर मैं मानता हूं कि भाषाओं के बारे में हमारे देश को ईश्वर की कृपा है, मां सरस्वती की कृपा है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली और लिपिबद्ध भाषाएं अगर किसी एक देश में है तो वो भारत के अंदर है। और हजारों साल का हमारा इतिहास, हजारों साल की हमारे संस्कृति का धारा प्रवाह इसके अंदर समाहित, उसको आगे बढ़ाना है। भाषा जितनी सशक्त होगी, समृद्ध होगी, उतनी ही संस्कृति सभ्यता विस्तृत होगी और सशक्त होगी, और उतनी ही चिरंजीव होगी। अगर हम हमारी संस्कृति को संभाल कर रखना चाहते हैं, इसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमारी भाषाओं को हमने मजबूत करना पड़ेगा। अपनी भाषा से जुड़ाव, अपनी भाषा से लगाव और अपनी भाषा के उपयोग से
मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं, कभी भी शर्म मत रखिए, एक गौरव का विषय है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, मैं हिंदी में भाषण कर रहा हूं, हो सकता है कोई शब्द मेरे गुजराती में आ जाएंगे, मगर हिंदी में मैं बात करता हूं, गुजराती में शब्द आ जाएंगे, मगर देश भर से अलग अलग प्रदेशों से आए सारे लोग उसको समझ जाएंगे, उसका मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारी हर भाषा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मित्रों, आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारा पूरा बल होना चाहिए कि ये जो लघुता ग्रंथि अंग्रेजी शासन काल के अंदर हुई है वो बदलनी पड़ेगी, उसको युवाओं के मन से निकालना पड़ेगा और घबराहट की जगह गौरव की अनुभूति हो, इस प्रकार के वातावरण की निर्मित होनी। किसी भी मंच पर आप अपनी भाषा के अंदर आपके मौलिक विचारों को रखिए। एक जमाना था जब घबराहट होती थी, मैं बताता हूं एक जमाना अब शुरू हो चुका है जब गौरव की अनुभूति होगी। घबराहट से गौरव को बदलना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल की। स्वभाषा ही अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करती है, स्वभाषा ही चिंतन को गति देती है और स्वभाषा ही नए परिमाणों को और नए परिमाणों की दिशा में सोचने के लिए हमें उद्वेलित करती है। स्वभाषा व्यक्ति के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आत्मसम्मान अगर हमें खड़ा करना है तो हमें राजभाषा और स्वभाषा दोनों को मजबूत करना पड़ेगा। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति बनी है, इसका एक प्रमुख स्तंभ है कि भारतीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन और राजभाषा का भी संरक्षण और संवर्धन। शिक्षा का मूल आधार सोचना है, शिक्षा का मूल आधार स्मरण है। लिखाई पढ़ाई होती रहती है, इसीलिए एक जमाने में हमारे यहां श्रुति और स्मृति को महत्व देते थे, मगर सोचना और स्मरण करना दोनों चीजें स्वभाषा में जितने अच्छे तरीके से होती है इतना कहीं पर भी नहीं होता है। और मैं आप सबको आग्रह करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति बनी है इसका आप अध्ययन करिए। इसमें स्वभाषा पर, राजभाषा पर बहुत बल दिया गया है और मोदी जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार के अभ्यासक्रम, इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का हो, ये सब के अनुवाद अलग अलग भाषाओं में, अभी तक तो 8 भाषाओं में तो शुरू हो चुके, राजभाषा में भी शुरू हो चुका। इसकी पढ़ाई लिखाई जब जिस दिन इस भाषाओं में शुरू होगी, मैं बताता हूं अनुसंधान में हमारा देश सबसे ऊपर होगा, क्योंकि अनुसंधान अपनी भाषा में ही सबसे अच्छा हो सकता है। हमारा देश पिछड़ गया, इसका मूल कारण यह है कि पढ़ाई लिखाई अनुसंधान के विषय हमारी भाषाओं में नहीं हुए। और मोदी जी ने ये जो परिवर्तन किया है, वो परिवर्तन आने वाले दिनों में भारत के भविष्य को बदलने वाला परिवर्तन होने वाला है, इसका मुझे अभी बहुत विश्वास है। मैं आज सभी इस सभागार के अंदर, तुलसी सभागार के अंदर जो लोग बैठे हैं, सभी को अनुरोध करता हूं कि नया शिक्षा नीति का जो एक मुख्य बिंदु है अपनी भाषाओं को मजबूत करने का, उसको आप देश भर में इसके स्वागत का एक माहौल बनाइए, इसके स्वागत के लिए एक अनुकूल वातावरण की निर्मित कराइए। जब तक देश की प्रशासन और नौकरशाही की भाषा देश की नहीं हो सकती, लोकतंत्र सफल ही नहीं हो सकता। प्रशासन की भाषा ऐसी हो जो 5-7% लोग समझ सकते हो, तो लोकतंत्र कैसे सफल होगा? लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब प्रशासन की भाषा स्वभाषा हो, राजभाषा हो,
और मैं बड़े गौरव के साथ आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि आज गृह मंत्रालय में एक भी फाइल ऐसी नहीं है जो अंग्रेजी में लिखी जाती है या पढ़ी जाती है। पूर्णतया हमने राजभाषा को स्वीकार किया। और बहुत सारे विभाग भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे भरोसा है कि शासन तभी लोकभोग्य होता है जब आम जन की भाषा में शासन चलता है। आप कोई भी परिपत्र निकाल दो, कोई भी अध्यादेश निकाल दो, अगर जब आपके देश की जनता ही उसको पढ़ नहीं सकती, इसको स्वीकार कैसे करेंगे? और ये परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में आ रहा है। मित्रों, अमृत काल के अंदर हमने कुछ लक्ष्य तय करने पड़े कि इस देश की शिक्षा की भाषा स्थानीय भाषा और राजभाषा हो, इस देश की प्रशासन की भाषा स्थानीय भाषा और राजभाषा हो, इस देश की न्याय व्यवस्था की भाषा स्थानीय भाषा और राजभाषा हो, इस देश की तकनीक की भाषा स्थानीय भाषा और राजभाषा हो, और जनसंचार की भाषा, मनोरंजन की भाषा भी स्थानीय और राजभाषा में हो। अगर हम ये लक्ष्य तय करते हैं और कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। ये उद्देश्य इतने बड़े हैं, सिर्फ हम विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने लगे, जनमानस उसको तुरंत स्वीकार कर लेगा। कोई संघर्ष मत करिए। राजभाषा के प्रचार के लिए किसी के साथ संघर्ष की जरूरत नहीं है, स्वभाषा के प्रचार के लिए किसी के साथ संघर्ष की जरूरत नहीं है। वो अब इसकी नियति है, इसका बढ़ना इसकी नियति है, इसको आगे बढ़ना। हमें उसमें उद्दीपक का काम करना है, हमें इसको आगे ले जाने का वाहक का काम करना है, और वो आज मुझे लगता है कि हमने तय करना चाहिए। ये 5 जो चीजें हैं जहां भाषा को हमने मजबूत करना है, उस पर मेरा आप सबसे आग्रह है कि देश में इस प्रकार की वातावरण की निर्मित करने के लिए भी हम आगे बढ़े। मित्रों, देश का आजादी का इतिहास और देश के इतिहास को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्यों में राज्यों के इतिहास पढ़ा है। मेरा तो सभी विद्वज्जनों से आग्रह है कि इसका राजभाषा में अनुवाद करने की एक मुहिम चलानी चाहिए। गुजरात का इतिहास है, अगर वो गुजराती में है तो उत्तर प्रदेश का बच्चा कैसे पढ़ेगा? अगर ये राजभाषा में है तो पढ़ पाएगा। उड़ीसा का एक अपना इतिहास है, अगर वो सिर्फ ओडिया भाषा में है तो वो गुजरात का बच्चा कैसे पढ़ेगा? हिमाचल का बच्चा कैसे पढ़ेगा? अगर वो राजभाषा में है तो वो उसको पढ़ पाएगा। और राष्ट्रीय एकात्मता की निर्मित के लिए बहुत जरूरी है कि देश के कोने कोने में बिखरे हुए इतिहास की घटनाओं को और इतिहास के पुस्तकों को राजभाषा में अनुवादित किया जाए। एक राजभाषा विभाग ने अभी एक अभियान दिया है, कार्यालयीन कामकाज के लिए सरल सुस्पष्ट शब्दकोश रखेंगे, मगर मैं हिंदी के विद्वानों को थोड़ा एकदम गले नहीं उतरेगा, हजम भी नहीं होगा, हमने हिंदी को लचीली भी बनानी पड़ेगी। हिंदू की स्वीकृति अगर लानी है तो हिंदी को लचीली बनानी पड़ेगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। वीर सावरकर इस देश में अनेक प्रकार के कामों के लिए जाने जाते हैं, दुनिया भर में इनकी स्वीकृति है, पूरा देश उनको वीर सावरकर करके सम्मानित करता है। मगर आप लोगों के ध्यान में बहुत कम होगा कि वीर सावरकर ने स्वभाषा और राजभाषा के लिए बहुत बड़ा काम किया था, हिंदी का शब्दकोश बनाया था। और कई ऐसे शब्दों को मैं जानता हूं जो सावरकर जी न होते तो आज शायद हम अंग्रेजी शब्दों का ही प्रयोग करते होंगे। जैसे पिक्चर देखते हैं हम तो उसमें आता है डायरेक्टर, इसके लिए कोई शब्द नहीं था, उन्होंने निर्देशक शब्द दिया। आर्ट डायरेक्शन, उन्होंने शब्द दिया कला निर्देशन। कई सारे शब्द को उन्होंने दिया और हिंदी को
समृद्ध बनाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से अब समय आया है कि हम इस हिंदी को लचीली बनाएं। हमारी राज्यों की भाषा के शब्द भी अंदर आते हैं तो उससे परहेज न रखें। कोई विदेशी भाषा का भी शब्द आता है तो परहेज न रखें। उसका बोलने का माध्यम हिंदी हो जाए, उसके लिखने का माध्यम हिंदी हो जाए, इसके सोचने का माध्यम हिंदी हो जाए। इतना एक बार करो, हिंदी अपना रास्ता अपने आप कर लेगी बाद में। मगर हिंदी को लचीली भी बनाना पड़ेगा। और ये जो शब्दकोश राजभाषा विभाग तैयार कर रहा है, वो मुझे लगता है कि हिंदी को प्रशासन की भाषा बनाने में बहुत बड़ा योगदान हो। आज जो सत्र चलने वाले हैं 2 दिन तक, उसमें कई सारे विषय है। इसमें एक विषय भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का भी है और भारतीय भाषाओं का स्वतंत्र संग्राम में योगदान का भी है। मित्रों, मैं मानता हूं ये दोनों बहुत बड़े विषय हैं और हमें इसको लोकभोग्य बनाकर जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। और मैं आपको कहता हूं कि एक जमाने में कहा जाता था कि हम पर जो अंग्रेजी थोपी गई राज्याश्रय से थोपी गई थी। ये इसलिए करना पड़ा था कि वो विदेशी भाषा थी। हिंदी और राजभाषा को राज्याश्रय से नहीं थोपना है, हमारे प्रयासों से इसको सर्वस्वीकृत बनाना। शासन तो करेगा। मोदी जी के जितने भी आप भाषण सुनते आप देखेंगे हिंदी में ही होंगे। अब शासन के अंदर भी हिंदी भाषा प्रयोग में आने लगी है, परंतु इससे कुछ नहीं होगा जब तक जनमानस के अंदर अपने अपने राज्य की भाषा और राजभाषा की स्वीकृति का हम एक प्रकार का वातावरण निर्मित नहीं करेंगे, ये कभी नहीं होगा। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि हिंदी के शब्दकोश को भी समृद्ध करने की जरूरत है। आज बहुत सारे विद्वज्जन यहां पर बैठे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसके लिए भी हमने काम करना चाहिए। एक समय आ गया है कि इसको नए सिरे से देखा जाए। कुछ विद्वानों की कमेटी बने, अगर मेरा संपर्क करोगे आप तो मैं जरूर इसके लिए समय भी दूंगा और सरकार जो मदद करना चाहे करेगी। योगी जी भी मदद कर सकते हैं। हिंदी के शब्दकोश को मजबूत करना चाहिए, विस्तृत करना चाहिए, इसकी सीमाओं को बढ़ा देना चाहिए। एक परिपूर्ण भाषा, एक संपूर्ण भाषा बनाने के लिए कुछ विद्वज्जनों ने काम करना पड़ेगा। और बहुत समय हो गया है हिंदी के शब्दकोश के पर एक नजर भी किसी को डाले कि नया क्या ला सकते हैं। और अगर इस पर नहीं सोचेंगे तो मैं आपको बताता हूं, काल अपना काम करता है। हम अपना काम नहीं करेंगे तो काल अपना काम करेगा। धीरे धीरे काल भाई हो जाए, क्योंकि भाषा तो नदी जैसी है, बहती रहती है। नई चीजों को जोड़ने के लिए भी हमारे विद्वज्जन आगे आए, ऐसी मैं सबको अपील भी करना चाहता हूं, सबको आह्वान भी करना चाहता हूं। मित्रों, ये 2 दिन का जो सम्मेलन रखा है, ये 2 दिन के सम्मेलन के अंदर ढेर सारे विषयों को आज यहाँ इसके बाद जो होगा उसमें चर्चा में लाए जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत में संपर्क की भाषा का एक विषय है। एक मीडिया में हिंदी का प्रभाव और योगदान है। राजभाषा के रूप में हिंदी की विकास यात्रा और योगदान, इसका पूरे इतिहास पर चर्चा होने वाली है। वैश्विक संदर्भ में हिंदी के सामने चुनौतियां, इस विषय पर भी चर्चा होने वाली है। भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा और संस्कृति के निर्माण में हिंदी की भूमिका, इस पर भी चर्चा होगी। और न्यायपालिका में हिंदी के प्रयोग पर भी चर्चा होगी और एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये 2 दिन का जो राजभाषा का राष्ट्रीय अधिवेशन है वो बहुत सफल रहेगा। और मुझे विश्वास है कि आज़ादी के अमृत काल में, जब आज़ादी के शताब्दी जो लोग भी मनाते होंगे, वो इनको हिंदी के लिए इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राजभाषा के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 25 साल में इस काम को हम पूरा करने का लक्ष्य रखकर चले। और मोदी जी ने जो कल्पना की है आजादी के अमृत काल की, उसमें स्वदेशी और स्वभाषा, उसको हम फिर से एक बार
स्वराज मिल गया है, उसको सुराज में बदलना है। स्वदेशी और स्वभाषा छूट गए हैं, उसको फिर से एक बार चर्चा में लाकर देश का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाना है। तो आप सभी का सहयोग मिलेगा, उसका मुझे भरोसा है। आज देश भर से यहाँ पर जो हिंदी प्रेमी आए हैं, उनका मैं भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप सभी को अंत में फिर से एक बार अपील करते हूँ कि हिंदी को देश की भाषा बनाएं, हिंदी को लोगों की भाषा बनाएं। यही मेरी बात है। वंदे मातरम।